हेलो दोस्तों, मैं श्रवणबाद टीवी की ओर से मणिराम आज आपके सामने राजस्थान में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का पिछले दिन का जो एपिसोड है, जो लगातार आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस घटनाओं पर कुछ हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस हाईकमान का उनको आशीर्वाद रहा ही होगा। और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद दिया। अगर सचिन पायलट की राजनीतिक सफ़र पे अगर नज़र डालें तो केंद्र में 2 बार केंद्र में मंत्री रहे और राजस्थान में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। आज उनके खुद की अति महत्वाकांक्षा ने अपना नुकसान तो किया ही, करवा लिया। उसके साथ जो अन्य बागी विधायक जो उस अति महत्वाकांक्षा में उसके शामिल थे या शामिल है, उनका भी मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सारे घटनाक्रम में जो राजनीति में थोड़ी सी जो रुचि रखते हैं या राजनीतिक शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं या इस देश में प्रजातंत्र को पसंद करते हैं, अमन पसंद जो लोग हैं, या इस देश के संविधान से जिनका प्यार है, वो सब लोग इस घटना से चिंतित है। ये पहली और आखिरी नहीं है। जब से 2014 में मोदी की सरकार आई है, सरेआम ऐसी घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में दोहराई गई। चाहे वो गोवा का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का मामला रहा हो, या इसे पूर्व कर्नाटका का मामला रहा हो, और अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ। अब मध्य प्रदेश और ये मैं ये कह सकता हूँ या हम सब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पुनरावृत्ति है। थोड़ा सा भी समझ रखने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से सचिन पायलट की उसकी इस घटना को अच्छी तरह से जानता है कि इसके पीछे राज क्या है। इस राजनीति में भ्रष्ट नहीं है ये कोई नहीं कह सकता, साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जिन एजेंसियों ने भ्रष्टाचार को साबित करना है वो इनकी दयादृष्टि पे हैं। अगर कोई ईमानदार आदमी सीबीआई, ईडी या उसके ऊपर कोई बैठा हो तो मेरे ख्याल में कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी शायद ही कोई विधायक या मेंबर पार्लियामेंट से बचे। सब पे भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर हो सकती है। ये कोई नई बात नहीं है। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? इससे अगर थोड़ा सा इसके पीछे घटनाक्रम पे हम जाते हैं, 2 चीज़ें सामने हैं जो राजस्थान के अंदर जिन लोगों को या राजस्थान के लोग बता सकते हैं या राजनीति की रुचि रखने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से बता सकते हैं या जानते हैं कि कांग्रेस की जो टिकटों का बंटवारा हो रहा था, कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा नेचुरली बात है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, ज़्यादातर टिकटें उनके हिस्से में भी आई। अशोक गहलोत पहले इस मामले में काफ़ी ट्रेंड रहे हैं, उनको इस बात का पहले से आभास था कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है। तो अशोक गहलोत ने जो सूत्र बताते हैं, हमारे सूत्र जैसे बताते हैं, उन्होंने बताया कि इलेक्शन से पहले अपने कुछ खास सिपा सलारों को बहुजन समाज पार्टी के अंदर टिकट लेने के लिए भेज दिया। बहुजन समाज पार्टी की टिकटें कैसे मिलती है ये सब जानते हैं, बहुजन समाज के लोग भी जानते हैं और सब पूरे देश के लोग जानते हैं। तो वो कुछ ऐसे लोग थे जो अशोक गहलोत के जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लिए, उसमें से 6 कामयाब भी हो गए। अब जो कामयाब हो गए तो नेचुरली बात है उनकी आस्था, उनका सारा जो मैनेजमेंट, सारा प्रबंध जो किया था वो अशोक गहलोत के साथियों ने किया होगा। उसी का रिजल्ट था कि वो
चुनाव के कुछ देर बाद उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया, और समर्थन के कुछ दिनों बाद वो कांग्रेसी हो गए। इसी तरीके से जिस सीट पे या जो टिकटें अशोक गहलोत अपने साथियों को नहीं दिला पाए, उस जगह अपने ऐसे कुछ साथियों को बागी होके खड़ा होने के लिए निर्देश दिया, और वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे उनकी ज़्यादा आस्था अशोक गहलोत के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसे 11 विधायक उनके जीत गए जो इंडिपेंडेंट थे। 11 और 6 17 उनके पास में अलग से मैनेजमेंट थी अशोक गहलोत के। और इस प्रकार से जो थोड़े से मामूली से अंतर से इनकी सरकार बन रही थी, या तो उस सरकार को स्थायित्व देने के लिए 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक और 11 इंडिपेंडेंट विधायकों का साथ समर्थन आने के बाद राजस्थान में सरकार जो है कंफर्ट जोन में आ गई। ये एक अच्छा काम हुआ, या उनके लिहाज से अच्छा काम हुआ। सरकार चलती रही। अब बीच में कुछ होटल में सेक्स कांड की कुछ बातें आई। सेक्स कांड के बारे में सचिन ज़्यादा जानते हैं या दूसरे लोग जानते हैं, कुछ इधर की बातें हैं, पुष्ट खबरें हैं जो मैं इसमें पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं इस टाइप की कुछ नाराज़गियाँ रही आपस में, काम करने के मुद्दे पे नाराज़गी रही। अब अगर किसी बच्चे को पड़ोसी अगर भड़काना चाहे तो उसके घर की नाराज़गी तो रहती है, तो कुछ भड़काया जा सकता है ना। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो किसी भी कीमत पे येन करेन प्राकेन वो वहाँ की सरकार को अपदस्थ उन्होंने करना ही है, और वहाँ की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के जो है अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उन्होंने अपने पाले में लिया, और अपने पाले में लेके उनको इस बात के लिए प्रेरित कर दिया। क्योंकि उनका मित्र जो है सचिन पायलट का मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में शोभा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश का उनके सामने सारा उदाहरण था, तो उनको भी ये लगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कांग्रेसियों ने एक अच्छा अशोक गहलोत और उनके या केंद्र की कांग्रेस इनकी हाईकमान ने एक व्यवस्था शायद ठीक कर ली कि ये समय से थोड़ा अलर्ट हो गए, और इनकी जो रिकॉर्डिंग पकड़ेगी, अब वो वैसे कोई झूठ बोले या विधायक या मंत्री के ऊपर नाम आया, केंद्र में मंत्री है, अब उनको स्वतंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज़ कहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके, बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके इन लोगों ने कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। बेशक आप नाट जाएं, लेकिन एसओजी का जो एफआईआर हुई है आपके खिलाफ, या जिन लोगों को अंदर किया है, सच तो आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और अशोक गहलोत तो वो तो जानते ही हैं। अगर लोग सच जानते हैं तो आपकी कितनी मिट्टी खराब हो रही होगी राजस्थान में, या भारतीय जनता पार्टी की, मोदी के, अमित शाह की क्या इज्जत बची होगी, ये सब आप जानते हैं। अब एक ये सवाल उठता है कि अशोक गहलोत ने किया क्या, जब उसके बागी मंत्री और वो विधायक गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी के खट्टर की मेहरबानी पे गुड़गांव में बैठे रहे। उनकी हरियाणा पुलिस उसके लिए आवभगत कर रही है, हरियाणा सरकार उसके लिए आवभगत कर रही है। अगर वहाँ की एसओजी की टीम आके और उसके ऊपर उनसे पूछताछ करने के लिए आती है तो यहाँ की पुलिस उनको उस कमरे में, उस होटल में जाने नहीं देती। ये सब लोग जानते हैं इसके। और फिर हाई कोर्ट में राहत दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वकील उसकी पैरवी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी करते हैं सचिन पायलट की। मायावती जी का जो बीएसपी 1 साल बाद याद आई उनको, मायावती जी को, तो आपके एमएलए कांग्रेस में चले गए। वो अब सरेआम जानते हैं, बहुजन समाज के लोग भी जानते हैं कि मायावती जी की आस्था किसके साथ टिकी है। तो वो ज़रूरी बात है कि अमित शाह के इशारे पे मायावती जी एक्टिव हुई हैं, और मायावती जी अमित शाह के इशारे पे ही वो आगे उन्होंने स्टेप उठाया। और आज जो है राजस्थान हाई कोर्ट में जो वकील है वो भारतीय जनता पार्टी के वकील ही बहन जी के या मायावती जी के एमएलए के बारे में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, केस क्यों लड़ रहे हैं। ये सब बातें सामने, सबके सामने है, सबके सामने दिखता है, सबके सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है।
भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान के तहत ही मायावती जी का ये इतना एकदम एक्टिव होना, सतीश मिश्रा को लखनऊ से यहाँ आना, ये सारी चीज़ें दर्शाती है। सबको पता है कि आप मिश्रा जी बी प्लान हो, बीजेपी की बी टीम हो, ये सब जानते हैं। तो बीजेपी की बी टीम में अगर कोई काम करती है तो बहुजन समाज के लोग तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तो किन लोगों को समझाना चाहते हैं आप? तो ऐसे हालात में अब कई बार एक पुरानी कहावत है, आदि छोड़ साजी को धावे, साजी मिले ना आदि पावे। सचिन के साथ ये हुई। चले तो मुख्यमंत्री बनने थे, वो अपनी प्रधानगी भी खो बैठे और उप मुख्यमंत्री का पद भी खो बैठे। अपना तो गया अपने दो तीन साथियों को भी लेके चले गए, उनका भी पद जाता रहा। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अब गिरेगी, सबको क्लियर हो गया है। इस देश के अंदर अभी लोकतंत्र कायम है। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जैसा भी है वो आपको कहीं फेवर करते भी होंगे कि जो आपके जो आरएसएस की मेंटलिटी के कुछ जज हो सकता है आपके इस निर्णय को, व्यवस्था को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के कोई निर्णय दे दें। लेकिन लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ होने वाला क्या है। एक कलराज मिश्र जो आज वहाँ पे गवर्नर है, मिश्र खुद जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में, या बीजेपी के लोग अब ड्रामेबाजी करते हैं कि जी देखो जी राजस्थान के राजभवन में आके अशोक गहलोत ने के नेतृत्व में विधायकों ने धरना लगाया। कलराज मिश्र ने नहीं लगाया क्या? कलराज मिश्र जब उस वक्त गवर्नर के तो विधायक थे तो गवर्नर के वहाँ भी राजभवन, उत्तर प्रदेश राजभवन, इन्होंने भी तो धरना लगाया था। क्या कलराज मिश्र को इस बात का अधिकार था? अगर कलराज मिश्र को उस वक्त अधिकार था तो आज कलराज मिश्र के खिलाफ क्यों नहीं लगेगा? सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद है राज्यपाल का। अगर संवैधानिक पद है तो उसकी जवाबदेही राष्ट्रपति के प्रति होनी चाहिए ना, मोदी और अमित शाह के प्रति नहीं होनी चाहिए ना कि केंद्र की सरकार जैसा कहे वैसा गवर्नर करे। अगर केंद्र की सरकार जैसा कहे वैसा गवर्नर करेंगे तो आप डबल स्टैंडर्ड आप नहीं कर सकते ना, डबल मापदंड आपका नहीं हो सकता। कि ये केवल आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और जो राजनीति के शास्त्र के जो भी विद्यार्थी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी संसद का, विधानसभा का जो अधिवेशन बुलाना, सत्र बुलाना, ये वहाँ के कैबिनेट का फैसला होता है। वहाँ के मुख्यमंत्री की अनुसार वो डेट मिलनी होती है, उसके अनुसार वो काम करना होता है। उसकी व्यवस्था करना कि इसमें जो कोरोना है, कोरोना के हिसाब से वो सोशल डिस्टेंसिंग, या सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले तुम्हारा शब्द गलत है। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब? हम 5000 साल से सोशल डिस्टेंसिंग का तो 10 भेज रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हो सकता है कि एक शरीर दूसरे शरीर से दूर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहते हो? एक गलत शब्द आप लगातार रिपीट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। क्यों सोशल डिस्टेंसिंग भाई? फिजिकल डिस्टेंस तो हो, हम एक दूसरे थोड़ी दूरी पे बैठे हैं, जैसे उसकी पैरामीटर है, एक कदम है, 3 फीट है, 6 फीट है, इतनी दूरी पे तो बैठ जाएं। ये व्यवस्था करना वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष की है। ये आप उनको ABCD मिश्र जी आप नहीं सिखा सकते। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं यहाँ, या आप जैसे आपके बिरादरी भाई है यहाँ जो बैठे हुए हैं विधानसभा स्पीकर, तो आप और विधानसभा स्पीकर के राज्यपाल को और राष्ट्रपति को तो सुप्रीम कोर्ट के कितने निर्णय आए हैं। ये कोई राजा थोड़े हैं कि इनके निर्णय के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, या इनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई व्यवस्था नहीं दे सकती। कितने केसों में दी है, तो कितने केसों में दी है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि आप करो वो तो सब सही है, विधि अनुसार है, और कोई और करे वो न्याय संगत नहीं है। तो बीजेपी के लोग बड़ी सफाई से, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल लेते हैं। मैं हैरान होता हूँ कई बार। मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि इस विषय में कोई चर्चा करें या ना करें, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोगों की ऐसे मानसिकता ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसे साथियों को जो बड़े दुखी, मेरी तरह दुखी होते होंगे, तो इस पे वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी मुझे लगा। तो इस विषय पे कि ये जो 14 अगस्त को जो राज्यपाल ने अपने हिसाब से सुविधा अनुसार डेट दी है, और जो सचिन पायलट के लिए एक व्यवस्था थोड़ी सी उन्होंने कंफर्ट जोन सचिन पायलट को रखा है। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक सचिन पायलट ऐसा रह पाएंगे।
मुझे ये भी नहीं लगता कि उसका घर वापसी का कोई लिए कोई वेलकम द्वार लगा के रखा होगा। कांग्रेस का बोलना कुछ और होता है, करना कुछ और है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार अशोक गहलोत ने बीजेपी को अच्छा करारा जवाब दिया। उनके केंद्र के मंत्री के खिलाफ एफआईआर करना, जो बीच में दलाली कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करना, एसओजी की टीम भेज देना, एक बहुत बड़े दमखम की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने ये जो कदम, एक अच्छा कदम उठाया था, और ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, और कठपुतली या लल्लू मुख्यमंत्री बनने से बेटर ही है कि बेशक ये सरकार जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सुलझे हुए और एक खिलाड़ी की तरह उन्होंने काम किया। कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन भी मेरे को लगता है ठीक रहा। बीजेपी अपने आप को पर्दे के पीछे जैसा करना चाहिए वो तो सब दुनिया जान गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील वहाँ मुकुल रोहतगी ये क्या कर रहे थे, बाकी वकील आपके क्या कर रहे थे, सब आपको पता है। तो किस को आप बताना चाहते हैं कि हम इससे दूर हैं? तो हम नहीं कहते कि आप दूर रहिए, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने तो 6 साल हो गया, 6 साल में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। कोई कौन सा काम अच्छा किया मुझे तो नज़र नहीं आता, या देश की जनता को किसी को कोई अच्छा काम नज़र आता तो वो बता दें। आपने जो सरकारें गिराई, जो सरकारें बनाई, जिस तरीके से आपने प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया, जिस तरीके से आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है, जिस तरीके से आपके राज्य में 9 अगस्त को जिस तरीके से संविधान को आपके पार्लियामेंट के 10 कदम की दूरी पर जलाया गया, आप किस मुंह से ऐसी बातें करते? संविधान की बातें, प्रजातंत्र की बातें, ये बातें आप कैसे कह लेते हो? आपके प्रवक्ता ने क्या खाते हैं? वो किस बड़ा अजीब किस्म के वो लोग हैं। और आपकी जो आईटी सेल के जो लोग हैं, अब अलग अलग वीडियो बना के जो डाल रहे हैं, वो इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करके भ्रमित कर पाएंगे। लोग आपकी सब बातों को समझ रहे हैं। तो मेरा एक अशोक गहलोत के लिए साधुवाद कि उन्होंने इस लड़ाई को ठीक से लड़ा, और मुझे लगता है कि आप सरकार बचा पाएंगे। सचिन जी के लिए एक अच्छी सलाह कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप नौजवान हैं। मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस में वापस आ जाओ, लेकिन आपसे गलती तो हो गई है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। इस पे मरहम पट्टी करवा के अपने आप को किसी अच्छे सलाहकारों के, अब जो आपके चारों ओर जो लोग घूम रहे हैं ना, उनसे दूर हट के किसी एकांत में बैठ के एक बार सोचिए। आप नौजवान हैं, राजेश पायलट के बेटे हैं आप, तो आप उनके बेटे हैं, तो उनका कितना, सचिन जी, मुझे नहीं लगता कि भी आप इतने निकम्मे तो नहीं हो सकते। आपका दिमाग का दिवाला, या आपका दिमाग तो ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको थोड़ा सा ईमानदारी से अपने आप को थोड़ा रिकग्नाइज करके कि आपके पिताजी के क्या सपने हैं, आपका इतना महत्वाकांक्षी एकदम होना, ये मुझे नहीं लगता ठीक है। आप अपने और दूसरे ऐसे मित्र, आपके ऐसे और भी मित्र होंगे जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। कांग्रेस से बाहर भी ऐसे मित्र होंगे जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। मैं नहीं कहता कि कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया ही इसके अच्छे एडवाइज़र आपके हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हैं। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। उनको लगा कि उनके परिवार के लंबे समय तक बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते रहे, तो मैं तो सोच रहा था ज्योतिरादित्य कांग्रेस में टिके हुए कैसे हैं, तो अब वो सही जगह चले गए हैं। उनका तो राजा महाराजाओं के लिए वो पार्टी थी बीजेपी, और उनके दादी और उनका बुआ सब बीजेपी के अंदर है, तो आप चले गए, आपके लिए साधुवाद। आप शायद थोड़ा आगे पीछे चले जाते तो लोगों को बुरा नहीं लगता, आप चुनाव से पहले चले जाते तो ये मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार ना गिरती। तो इसलिए थोड़ा सा इस लोकतंत्र का आप मखौल मत उड़ाइए। आप जवान हैं, आपकी टीम के, राहुल गांधी की टीम के जो, अब इसमें कई बार बीजेपी के लोग उसको कई बार कहते हैं, मैं कोई कांग्रेस मेंटेलिटी का व्यक्ति नहीं हूँ। कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस के ऊपर सरेआम आरोप लगाता हूँ कि बाबा साहब को कांग्रेस ने मारा, कांशीराम जी को कांग्रेस ने मरवाया, मैं ये बात भी कहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि विपक्ष के अंदर कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निर्वहन करें। इसके बावजूद भी मुझे राहुल गांधी कुछ कई बातों पे ठीक नज़र आते हैं। अपनी बात कहते हुए वो दम से कहने की कोशिश करते हैं। वो बेशक मीडिया एक तरफा, बेशर्मी से मीडिया एक तरफा बीजेपी की बोली बोलता है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फिर भी फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। तो उनके लिए भी साधुवाद कि आप जो है, मेरे को नहीं लगता कि एक
बाहर से बैठ के सरकार इस पार्टी को चला सकते हैं। अगर इस पार्टी के अंदर दिवालियापन जिस तरीके से दिखता है, आप कांग्रेस को ठीक से अपना संभालिए, कांग्रेस को, अपनी कांग्रेस के अपना पद जो है आपने छोड़ा, मुझे नहीं लगता आपने जिन परिस्थितियों में छोड़ा आपको कांग्रेस के पद पे दोबारा से संभालना चाहिए आपको। और कांग्रेस के अंदर आपकी आज भी आपको अच्छा साफ गोई से जो लोग हैं वो ठीक मानते हैं कि साफ सुथरी बात करता है राहुल गांधी। तो अगर आप इसको संभाल लेते हैं तो विपक्ष की जिम्मेवारी जो आप निभा रहे हैं वो ठीक ठाक निभा रहे हैं, और थोड़ा सा जिम्मेवारी से आप इस बात को बिना कोई डर और भय के अपनी बात पूछ सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि जितना ऐसे राज में, मोदी जैसे, अमित शाह जैसे राज में आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, तो बड़ी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए आप जो है कांग्रेस के जो बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतने तरीके से, बढ़िया तरीके से उस बात को रख पाते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, और इस पार्टी का और आपके राजस्थान सरकार का ऊपर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे के, और जो इसको हर नागरिक को, हर देशवासी को इस बात से खुशी होगी कि बेशक आपकी सरकार अच्छा काम करे ना करे, अशोक गहलोत किसी को पसंद है नहीं है अलग बात है, लेकिन जो लोगों ने आपकी सरकार को चुना, एक क्लियर मेजॉरिटी आपको दी, आपकी सरकार को 5 साल पूरा करना चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में थी, चाहे वो आपकी राजस्थान की सरकार है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ऐसे लोगों को टिकट बांटते वक्त आप ध्यान रखिए कि जो लोग अति महत्वाकांक्षी हैं उन लोगों को आप टिकट मत दो। दूसरा ये है कि जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, 20-20 साल से, 30-30 साल से घिस गए हैं जो, तो आपके जो राजपुत्र हैं जिनके बाप दादे कांग्रेस के अंदर रहे हैं, ऐसे और बहुत से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी आपको ख़राब कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा, मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो आपके लिए लाठी खाते हैं, गोलियां खाते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे धरने लगाते हैं, और प्रजातंत्र का जहाँ मखौल उड़ाया जाता है, जहाँ डेमोक्रेसी को कुचला जाता है, वहाँ ये कई बार संघर्ष करते हुए, पुलिस से भिड़ते हुए, दूसरी पार्टियों के साथ संघर्ष करते हुए कई बार नज़र आते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे लोगों को राहुल जी आप देखिए, वो आपकी पार्टी के अच्छे वर्कर हो सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, अच्छे विधायक हो सकते हैं, अच्छे मंत्री हो सकते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे मैं इन सब बातों के साथ करके अपनी बात को विराम दूंगा। जिन साथियों को मेरी इस बात से कमेंट करना आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ बातें कही हैं, क्योंकि एक विपक्ष का मजबूत होना, किसी भी देश में अगर मजबूत सरकार है तो उसके साथ मजबूत विपक्ष होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो असल में तो बीजेपी वहाँ विपक्ष की भूमिका में अच्छा काम कर सकती थी, तो वो तो कुछ और काम करने लगी। बीजेपी को राजस्थान में अच्छे विपक्ष का काम करना चाहिए था। तो अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं था, बीजेपी के लोग अगर ठीक से काम करते विपक्ष का, तो सरकार अगले टेन्योर में वहाँ बीजेपी के आ सकती थी राजस्थान में। तो मेरा बस इतना ही है कि आप इसमें कमेंट करिए, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों में और उनमें आप इसको शेयर करिए, और अगर आपको और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और इसके और भी आपको लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए तो इसका YouTube चैनल में, हमारा चैनल है सरवण भारती, इसको आप जो है इसकी घंटी को दबा के हमें समर्थन दे सकते हैं। तो नमस्कार, जय भीम, जय भारत।